नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के ग्राम धरसीड़ी में आज कुएं में चल रहे काम के दौरान हादसा हुआ। हादसे में कुएं के अंदर काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए हैं और हादसा इतना भयावह था कि मजदूरों पर करीब 15 फीट तक मलबा गिरा है। मलबे को निकालने का काम जारी है। कलेक्टर और जिला पंचायत CO मौके पर ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत धरसीड़ी में मनरेगा योजना के तहत यह काम चल रहा था। अरुण सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह की स्थिति है? ये सूरजपुर का धरसीड़ी पंचायत का मामला है, जहाँ पे करीब शाम को 4 बजे एक मनरेगा के तहत निर्माणाधीन कुएं में बंधान का काम चल रहा था। उसी में 6 मजदूर काम कर रहे थे। उसी वक्त ये जो कुएं का मलबा है वो भर कर गिर गया, जिसमें 3 मजदूर पूरी तरह से दब गए, जबकि 3 मजदूर किसी तरह से जान बचाकर बाहर निकलने में सफल हो गए। उसके बाद पूरे गाँव में चीख पुकार मच गई और मामले की जानकारी जिला प्रशासन को मिली। जिला प्रशासन की टीम मौके पर तत्काल पहुंची है और वहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। हालांकि रात भी हो गई है और वहाँ पे मजदूर उसके अंदर ही दबे हैं और पूरा प्रशासन का अमला करीब 4 JCB लगाकर उनको निकालने का काम कर रहा है। लेकिन इस बात का शंका जाहिर की जा रही है कि काफी घंटे हो गए और मजदूर को निकलने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं रहा, तो ये संकेत लगा जा रहा है कि अब शायद मजदूरों की उसमें डेथ हो गई। हालांकि प्रशासन अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि डेथ हुई। जब तक तीनों को बाहर नहीं निकाला जाए प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं करेगा। जी अरुण, 15 फीट तक मलबा गिरा है। अभी फिलहाल कितने फीट तक मलबा निकाल लिया है, कोई इस तरह की जानकारी? देखिए, अब ऊपर से जो JCB लगा है वो मलबा निकालने का काम बंद कर दिया है। और 4 तरफ से वो नाली, जो जिस तरह से अपन देखते हैं कि जो बोर में बच्चा गिरता है तो साइड से एक सुरंग बनाया जाता है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी एक साइड से एक नाली नुमा सुरंग बनाने का काम चल रहा है ताकि नीचे पहुंचा जा सके और साइड से ही मलबा निकाले। क्योंकि इस बात की जब आशंका जताई जा रही है कि अभी तीनों की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, तो ऊपर से निकालना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा और कोई और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो साइड से एक सुरंग बनाया जा रहा है ताकि किनारे से ही मलबे को निकाला और जो मजदूर दबे हैं उनको कुएं से निकाला जा सके। नजर बनाए रखिएगा अरुण, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के। और इधर बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक सिलगेर में पुलिस कैंप का विरोध लगातार जारी है। मई महीने में ग्रामीणों के विरोध के दौरान पुलिस ने जब उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया तो इस दौरान हुए संघर्ष में 3 की मौत हो गई, जिनकी पहचान बाद में नक्सलियों के तौर पर की गई। पुलिस कहती है कि इस विरोध के पीछे नक्सली साजिश है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की नाकामी के तौर पर देखता है। भाजपा का आरोप है कि शासन प्रशासन सच को दबा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं। बस्तर में सिलगेर कैंप का जारी है विरोध। 20 दिन से जारी तनाव, अब जांच दल पर दंगल। सियासी अखाड़े में उलझा सिलगेर। बीजापुर के सिलगेर कैंप में 12 मई से सुरक्षा बल और स्थानीय आदिवासी आमने सामने हैं। हालात सुधरने के बजाय हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। 17 मई को हुई गोलीबारी और 3 ग्रामीणों की मौत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एनकाउंटर की जांच के लिए गठित बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम और पूर्व जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय सिलगेर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें बासागुड़ा थाने में ही रोक लिया, जिसके बाद बीजेपी जांच दल को आदिवासियों से मिले बगैर ही वापस लौटना पड़ा। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि इस मामले की सच्चाई सामने आए, इसलिए उन्हें घटनास्थल जाने से रोका जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कोई बयान न देना, यहाँ पे फोर्स को निहत्था छोड़ दिया गया है, लोगों को निहत्था छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार का मामला है। उनका ये कहना था कि कहीं दूर बनाए कैंप और जो है ना हम लोगों को जो है ना आगे चल के जो है ना परेशान करते हैं गाँव वालों को, ये एक विषय ही आया था। तो जो है ना इस प्रकार घटना घटित न हो, इसके लिए जो है ना उन्होंने विरोध किया होगा। तो विरोध करना तो प्रजातंत्र में वो है और सबका अधिकार बनता है, लेकिन गोली से भून देना ये ठीक नहीं। सिलगेर में प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों से बगैर मिलकर लौटी बीजेपी जांच दल की टीम शासन प्रशासन को आड़े हाथों ले रही है। वहीं IG बस्तर सुंदरराज पी ने इसके पीछे कोरोना संक्रमण को वजह बताया। दरअसल नरसापुरम में कुल 52 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। इसमें एक साथ 28 लोग संक्रमित मिले हैं।
जो कोरोना का भी एक काफ़ी बड़ा चुनौती है। जिस तरीके से एक ही जगह में 4000-5000 लोग इकट्ठा हो रहा है, कोरोना महामारी के हिसाब से काफ़ी एक खतरा भी बन सकता है। इसी विषय को लेकर भी हम लोग लगातार ग्रामीण को समझाइश दी जा रही है। सिलगेर कैंप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों ने साफ कर दिया है कि कैंप के हटने तक वो इसी तरह अपना विरोध जताते रहेंगे और मौके पर डटे रहेंगे। हालांकि शासन प्रशासन मामले को संभालने में जुटा है, लेकिन सिलगेर में जो मौजूदा हालात हैं उसे लेकर विपक्ष सरकार की नक्सल नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी ओर राज्य सरकार एंटी नक्सल मोर्चे पर मजबूत घेराबंदी और सड़कों की सुरक्षा के लिए ऐसे कैंप जरूरी बता रही है। कि जिस प्रकार से आज नक्सली दबाव बना रहे हैं, एक तरफ गांव वाले नक्सली के गोली से मारे जा रहे हैं और दूसरे तरफ पुलिस के गोली से मारे जा रहे हैं। आखिर गांव वाले जाए तो जाए कहां? ये जो परिस्थितियां हैं ये सरकार के अस्पष्ट नीति के कारण में है, जिसके खामियाजा यहाँ के बस्तर की जनता भुगत रही है। झारखंड से कभी कभार कुछ नक्सल लोगों की दस्तक हो जाती है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ उत्तर में अब जो नक्सली गतिविधियां हैं पूर्णतः विराम की ओर है। पुलिस ये दावा कर चुकी है कि सिलगेर और आसपास के गांव में आदिवासी नक्सलियों के प्रभाव में है। उन्हीं के दबाव में कैंप का विरोध किया जा रहा है। बहरहाल सिलगेर में पिछले 20 दिन का घटनाक्रम कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन हर बार सवाल का जवाब सवाल के रूप में ही सामने आता है। अब देखना यह है कि सिलगेर में जारी तनाव कब खत्म होगा। अगर यही हालात रहे तो एक तरफ नक्सली अपने प्रोपेगेंडा में कामयाब होंगे, तो वहीं दूसरी ओर बीजापुर के गांव में कोरोना का खतरा भी मंडराने लगा है। बीजापुर से के संतोष के साथ नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। कोरोना मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ट्विटर पर भिड़ गए। जहां मरकाम ने केंद्र सरकार पर तंज कसा तो वहीं साय ने राज्य सरकार पर हमला बोला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ट्विटर पर लिखा कि बेस्ट ड्रामेबाज का खिताब कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। केंद्र जब बार बार छत्तीसगढ़ में कोरोना की दुर्गति पर सचेत होने का संदेश दे रहा था, तब राज्य सरकार के कान और आंख दोनों बंद थे। अब राज्य सरकार झूठी सजगता का ढोंग कर रही है। साय के इस ट्वीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तंज कसते हुए लिखा कि शर्म आती है या बेशर्मी आदत बन गई है। राहुल गांधी ने जब आगाह किया तब नरेंद्र मोदी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। जब पहली लहर की तैयारी करनी थी तब मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहे थे। मरकाम ने लिखा कि जब दूसरी लहर की तैयारी करनी थी तब दीदी और दीदी चिल्ला रहे थे। कालखंड में सब दर्ज है, हिसाब होगा। और अब खबर दुर्ग से, जहां राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट को गंभीरता से नहीं लिया, वहीं टीके की बर्बादी में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। इसे लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। सरोज पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को इग्नोर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर टीके को लेकर अविश्वास पैदा करने का भी आरोप लगाया। यहाँ पे जो वैक्सीन लगने चाहिए थे, केंद्र की सरकार ने वैक्सीन भेजा, वो वैक्सीन नहीं लगे और बहुत से वैक्सीन की बर्बादी हुई। लोग आज भी वैक्सीन के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन मिल नहीं पा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र की सरकार को इग्नोर किया, उनकी सहूलियतों का उपयोग नहीं किया और यहाँ की जनता को मजबूर किया मरने के लिए। वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक अविश्वास का वातावरण बनाया। उन्होंने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज देश का वोटर मोदी सरकार से हिसाब मांगे नाम से पोस्टर जारी किया। विकास उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में 10 लाख पोस्टर भेजे जाएंगे, जिसे कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर घर-घर जाकर चिपकाएंगे। विकास ने कहा कि 15 सवालों का पोस्टर ही देश के वोटर का असली टूलकिट है। देश के जिन मतदाताओं ने अपना वोट देकर भाजपा को सत्ता तक पहुंचाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वही आज सवाल पूछने को मजबूर है। वहीं भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के कार्यों को जनता के बीच रखने में कभी पीछे नहीं हटते। उन्हीं कार्यों की बदौलत देश की जनता ने उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की सरकार हो गई और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता पर विश्वास हासिल किया था, नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने विश्वास किया था, वो विश्वास फेल हो गया। और अब जनता की टूल किट को हम लोगों ने लॉन्च किया है। उस टूल किट में
15 सवाल के जवाब मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से जनता पूछ रही है कि इन 7 सालों में आपने क्या किया। चुनाव में जाने के पहले जो है प्रधानमंत्री जी ने पिछले समय 5 साल हुआ था तब भी हिसाब दिया था, आने वाले समय में फिर हिसाब देंगे। मानसिकता, कुंठित मानसिकता के लोग जो है इस प्रकार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी के 7 वर्ष पूरे हुए हैं और आज जो है दूसरे चरण के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे और दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिलासपुर में भाजपा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल सहित विधायक, सभी संगठन मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने रक्तदान दाताओं का हौसला बढ़ाया। वहीं तीसरी तस्वीर सरगुजा के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से रक्तदान कर अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री के 7 वर्ष पूर्ण होने पर और दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा कार्य पार्टी ने पूरे प्रदेश में, देश में हाथ में लिया है और आज उसमें पूरे प्रदेश में रक्तदान का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। रक्तदान शिविर के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी के जीवन में ये काम आए तो उस उद्देश्य से अपना रक्तदान कर रहे हैं। इन 7 वर्षों में भारत ने जो प्रगति की है, हमारे घोषणा पत्र में घोषणाएं थी, वो घोषणाएं देश के प्रधानमंत्री उसे पूरा कर रहे हैं। हम सब उनके यशस्वी कार्यकाल में हमारी युवा मोर्चा की टीम ने आज रक्तदान का कार्यक्रम रखा हुआ है। रायगढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर शुक्राजीत नायक का आज निधन हो गया है। वो पिछले कुछ दिनों से राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती थे। करीब 1 महीने पहले कोरोना संक्रमित होने के बाद जब स्थिति बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि वे कोरोना से जंग जीत चुके थे, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर स्थिर नहीं हो पा रहा था और लगातार तबीयत बिगड़ती गई। आज सुबह 9:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। रायगढ़ के वर्तमान विधायक प्रकाश नायक के पिता दिग्गज कांग्रेस नेता थे। डॉक्टर शुक्राजीत नायक साल 2008 से 2013 तक रायगढ़ विधायक रहे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, सांसद गोमती साहब, पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल सहित नामचीन लोगों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम नवापाली लाया गया, जहां उनके बड़े बेटे और रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने उन्हें मुखाग्नि दी। इसके पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कोरोना के टीके के लिए छत्तीसगढ़ में 18 से 45 साल के लगभग 60 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसके लिए अभी तक केवल 7,97,910 डोज वैक्सीन ही मिली है। ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर से वैक्सीन का संकट गहरा गया है। वैक्सीन की रफ्तार तो धीमी ही थी, लेकिन आज से रायपुर जिले में 70% वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। रायपुर में अब केवल 4 सेंटर में ही टीकाकरण किया जा रहा है। बुरी खबर यह भी है कि सोमवार से रायपुर में पूरी तरह से वैक्सीनेशन बंद हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक प्रदेश में 18 से 45 उम्र के लोगों की जनसंख्या करीब 1.25 करोड़ है, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई बेहद धीमी है। बंद केंद्रों से लोग वापस जा रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता विनय वर्मा ने। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वैक्सीन का संकट गहरा गया है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी हो गई है, जिसके कारण से कई सारे सेंटर वो बंद कर दिए गए हैं। ये रायपुर का देवेंद्र नगर का यहाँ सेंटर है और यहाँ पे लोग यहाँ पर वैक्सीन के लिए आते थे। 13 सेंटरों में ये भी एक सेंटर है। पिछली बार भी सेंटर बंद कर दिया गया था और यहाँ पर जानकारी चस्पा की गई थी, लेकिन उसके बाद वापस से वैक्सीन आई और वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। लोग, क्या आप यहाँ पर आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्यों वैक्सीनेशन बंद है? वैक्सीनेशन बंद है उसकी तो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमको नहीं मिले हैं। वैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और करने के बाद पिछले दिन और आया था, तो लंबी कतार लगी हुई थी। फिर 2 दिन गैप करके आया आज, तो आज तो कोई जानकारी भी नहीं मिला और वैक्सीनेशन बंद है आज।
पिछले दिनों ये आए थे और वैक्सीन जो कि लंबी कतार लगी थी, लेकिन उसके बावजूद दोबारा फिर से अब जब ये आए यहाँ पर तो वैक्सीनेशन ही बंद है। ऐसे में जबकि केंद्र सरकार की वैक्सीन पूरे राज्य में बड़ी संख्या में वैक्सीन रखी है, लोगों दूसरी तरफ जो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीन नहीं है, इसके कारण से वैक्सीनेशन बंद करना पड़ रहा है। एक बात और बड़ी संकट ये बात की अब जब दोबारा जो दूसरा डोज है लोगों का वो ये लगने की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि 1 मई से पूरे देश भर में वैक्सीन जो 18 साल से अधिक लोगों को उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही थी और अब उनके जो दूसरे डोज का समय वो भी 28 दिन बाद आ गया है। तो ऐसे में अगर वैक्सीन नहीं रहेगा तो दूसरा डोज कैसे लगेगा, लोगों का सवाल ये बड़ा है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। और राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना को एक बड़ा झटका लग सकता है। रायपुर जिले में संचालित होने वाली 8 गौठानें एक साथ बंद हो सकती हैं, क्योंकि गौठानों में काम करने वाली महिलाओं को बीते 10 महीनों से लाभांश नहीं मिला है। ऐसे में महिलाएं काम करने की स्थिति में नहीं है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत से ही गौठान में काम करने वाली महिलाओं से ये कहा गया था कि 40 दिन के बाद से उन्हें लाभांश दिया जाएगा, लेकिन आज 10 महीने हो गए, उन्हें केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। ये महिलाएं लॉकडाउन से लेकर संक्रमण के दौर में भी लगातार काम करती रही हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जल्द ही उनके हित में कोई फैसला नहीं लिया तो वो गौठान में काम नहीं करेंगी। वहीं रायपुर महापौर एजाज डिवर ने कहा कि गौठान में काम करने वाली महिलाओं को जल्द लाभांश दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक कि गौठान की बात है और जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, 1-2 जोन में ऐसा हुआ है, हम इस बात से इनकार नहीं करते, मगर अगर वो पर्याप्त जगह अपनी अगर बात को जाके रखेंगे, कब पर्याप्त मंच में अपनी बात को रखेंगे तो मुझे लगता है उनकी समस्या का समाधान होगा। और जी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।